हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है सेमेस्टर एग्जाम के बाद में कि हमें आगे करियर के लिए किस तरीके का ऑप्शन चूज करना चाहिए और किस तरीके से उसके लिए प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी चाहिए। या कि लगभग 50% सिलेबस से आपके 65 से 75% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रिमेनिंग 50% सिलेबस से आपके 30 से 35% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीजों पर आपको काम करनी पड़ेगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेमेस्टर एग्जाम के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सेमेस्टर एग्जाम होने के बाद में आप ये डिसीजन लें कि आप किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाने वाले हैं, आप किस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। सो अगर आप एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर सिर्फ टेक्निकल पोर्शन पूछा जा रहा है, या फिर अगर आप एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों पार्ट पूछे जा रहे हैं, तो ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप सबसे पहले उसके सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डेप्थ में एक बार चेक करें। तो सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाह रहे हैं तो आप उसके सिलेबस को कलेक्ट करें। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, इन सब पॉइंट्स के ऊपर जब तक आप एक छोटा सा एनालिसिस नहीं करेंगे आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, आप वहाँ पर पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेबस कलेक्ट करें। देखिए, सिलेबस कलेक्ट करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आपका आना चाहिए वो ये है कि सर इस सिलेबस को कहाँ से कवर किया जाएगा। बहुत सी बार स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो सिलेबस के लिए रेफरेंस बुक को प्रेफर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के नोट्स प्रेफर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स यूट्यूब एक्टिविटीज़ की मदद से प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चन आता है कि इन सब में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, या फिर अगर आप एक बार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो इन सबको कैसे यूटिलाइज आपको करना चाहिए। अगर आप एक बार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो डायरेक्शन है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं रेफरेंस बुक हमें प्रेफर करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, देखिए ये डिपेंड करता है कि आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट की। अगर आपको लगता है कि आपके पास में बहुत सारा टाइम है, आपको लगता है कि आपके पास में समय की कमी नहीं है और आप हर एक सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप रेफरेंस बुक के साथ जाएं। लेकिन एक और पॉइंट इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि रेफरेंस बुक बहुत सी बार एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल में होती है। शायद एग्जाम, अगर खासकर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है। तो सिर्फ अगर रेफरेंस बुक के ऊपर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो हो सकता है कि यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाए और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट जो है वो उस रेफरेंस बुक से मिस हो जाए। इसलिए सिर्फ रेफरेंस बुक के साथ जाने से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप रेफरेंस बुक को प्रेफर ना करना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखिए, आज के टाइम में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आपने किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा है तो उस इंस्टीट्यूट के जो क्लास नोट्स है उससे बेहतर रेफरेंस बुक आपके लिए नहीं हो सकती। आप उसी क्लास नोट्स को प्रेफर कीजिए जिससे कि आपको पर्टिकुलर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस पॉइंट को पढ़ना चाहिए और किस पॉइंट को छोड़ना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और जब आप उन नोट्स को पढ़ेंगे तो हो सकता है वहां पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये टॉपिक जो है मुझे रेफरेंस बुक के साथ प्रेफर करना चाहिए, तो सिर्फ उसी कंडीशन में आप रेफरेंस बुक को प्रेफर करें। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट आता है, रेफरेंस बुक को आप किस सिनेरियो में कंसीडर कर सकते हैं या किस सिनेरियो में आप उसे प्रेफर करेंगे। मान लीजिए आप एक ऐसे एग्जाम के लिए जा रहे हैं जिस एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है और अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो ऐसी कंडीशन में फिर से आप रेफरेंस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 ही कंडीशन में आप रेफरेंस बुक के साथ जाएं। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर रहे हैं, आपके पास नोट्स अवेलेबल है और आपको लगता है कि यार इस टॉपिक को मुझे रेफरेंस बुक के साथ और पढ़ने की जरूरत है, तो आप उस रेफरेंस बुक के साथ जाएं। दूसरा पॉइंट, अगर आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम सर्च कर रहे हैं, आपको और प्रॉब्लम की जरूरत है, तो फिर आप रेफरेंस बुक के साथ में जाएं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तभी आपके लिए इफेक्टिव होगी जब आप एक प्रॉपर नोट्स को फॉलो कर रहे हैं।
तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर क्या हम सिर्फ यूट्यूब से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ यूट्यूब से प्रिपेयर करना और सिर्फ रेफरेंस बुक से प्रिपेयर करना मैं कभी भी आपको नहीं बताऊंगा, सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ लीजिए या फिर सिर्फ रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिए। लेकिन वहीं जब एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके साथ जहां जरूरत पड़ती है वहां रेफरेंस बुक को उठा रहे हैं और जहां जरूरत पड़ती है वहां पर यूट्यूब पर आपकी फैकल्टी जो आपको सजेस्ट कर रही है, जो सेशंस आपके लिए स्पेशली लिए जा रहे हैं, अगर उनको आप YouTube से पढ़ते हैं तो वो डेफिनेटली आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रैंडमली YouTube पर जाके कुछ भी सर्च करें और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वहां से पढ़ने लग जाए, क्योंकि वो एक अनऑथराइज्ड कंटेंट है। उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा कि उसमें कुछ सही बताया गया है या उसमें कुछ गलत बताया गया है या फिर वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सही डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहे हैं या नहीं लेकर जा रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूं बेटा, कि आपको सिलेबस कलेक्ट करने के बाद में एक प्रॉपर नोट्स, आपके क्लास नोट्स को फॉलो करना चाहिए। जहां जरूरत महसूस होती है वहीं पर आप रेफरेंस बुक को प्रेफर करें। इसके बाद में अगर आपकी फैकल्टी आपके लिए कुछ YouTube सेशन स्पेशली आपके लिए डेडिकेटेड ऑर्गेनाइज करवा रही है तो उन YouTube सेशन को आप जरूर लीजिए, क्योंकि वहां पर आज के इस कंपटीशन के टाइम पर वो YouTube सेशन आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब तक आपके पास में प्रॉपर नोट्स नहीं है तब तक ये सब चीजें आपके लिए बेनिफिट नहीं देने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप जिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर देखें। वहां से एक एनालिसिस कलेक्ट कीजिए कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितना पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, कितना वेटेज उस सब्जेक्ट का आ रहा है। क्योंकि हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये ऑब्जर्व किया है कि लगभग 50% सिलेबस से आपके 65 से 75% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रिमेनिंग 50% सिलेबस से आपके 30 से 35% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप पहले उस 50% पार्ट के ऊपर फोकस करें जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कवर आपको सभी करना है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप उस 50% को पहले कवर कर लेंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जब आप चीजों को थोड़ा सा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अभी पेपर का 60 से 70% पार्ट में सॉल्व कर सकता हूं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हमेशा वेटेज का एनालिसिस करके रखें और वो 50% पार्ट जिसका वेटेज ज्यादा आ रहा है उसको पहले प्रिपेयर करें। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो स्टूडेंट्स बेसिकली उन क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं, उन पर बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको समझना होता है कि एग्जाम का जो पेपर सेट किया जाता है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में सेट किया जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर टू पेपर डिफर करता है। जनरली हमने देखा है कि वो रेशियो आपके पास 60, 30 और 10 का होता है। मतलब लगभग 50 से 60% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इजी रहेंगे, सभी लोग बना लेंगे। लगभग आपके पास में 30 से 35% क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो थोड़े से मॉडरेट रहेंगे, जो सब नहीं बना पाएंगे। और 10 से 15% क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट लेवल के होते हैं और कुछ एग्जाम्स में हो सकता है उन क्वेश्चंस को आपको छोड़कर भी आना पड़े। सो यहां पर जरूरी है कि जो मैंने स्टार्टिंग का 50 से 60% पार्ट बोला है, जो इजी हम बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन, वो सेट आपको बहुत अच्छे तरीके से आए, क्योंकि वो सभी लोग बनाकर आने वाले हैं। आपका सिलेक्शन जो इंश्योर करेगा वो मॉडरेट लेवल का 30 से 35% वाला पार्ट आपका सिलेक्शन इंश्योर करने वाला है। क्योंकि जो बच्चा सीरियस नहीं होगा वो इस पार्ट को नहीं बना पाएगा, और जो बच्चा सीरियस होगा वो डेफिनेटली इस 30 से 35% के पार्ट को जरूर बनाएगा। और 30 से 35% के पार्ट को अगर आप बना लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप कट ऑफ को क्लियर करेंगे, आपका सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली होने वाला है। अब बचता है 10 से 15% का पार्ट। बहुत से एग्जाम में इस तरह के पार्ट को आपको छोड़ कर आना होता है। बहुत से एग्जाम में इस तरह के पार्ट को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो इसमें से कुछ पार्ट बनाया जा सकता है जो आपकी रैंक डिसाइड करता है। तो यहाँ पर 3 सेक्शन मैंने आपको बताया। पहला सेक्शन आपको बनाना ही होगा, दूसरा सेक्शन अगर आप बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, तीसरा सेक्शन आपकी रैंक बनाने में मदद करेगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हम दूसरे और तीसरे सेक्शन पर काम करें तो सिर्फ 30% और 10% से आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जरूरी है पहला 50 से 60% का जो सेक्शन है उसको आप स्ट्रॉन्ग करें, डेफिनेटली वो सभी लोग बनाएंगे तो आप भी बना कर आएंगे। दूसरा सेक्शन उस पर तभी काम करें जब पहला सेक्शन आपका परफेक्ट हो चुका है। अगर पहले मतलब इजी क्वेश्चन ही आप नहीं बना पा रहे हो तो फिर इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। इसलिए जरूरी है इजी वाले पार्ट को तैयार करके रखें, मॉडरेट वाले पार्ट पर काम करें और जितने टाइम की जरूरत है टफ पार्ट को उतना ही टाइम दे। ऐसा नहीं हो कि टफ पार्ट को देखकर आप वहां पर बहुत ज्यादा टाइम देने लग जाए। सो अगर आपकी प्रिपरेशन में आप मॉडरेट और टफ पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पेपर में लगभग 30 से 40% का पार्ट है, तो आपका जो 50 से 60% का पार्ट है और वो रह जाएगा। और अगर वो रह गया
तो फिर आपके सिलेक्शन में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को आप याद रखें, 60%, 30% और 10%। तो 60% तो बनाना ही बनाना है, तो पहले उस पर काम करें, उसको टाइम दे, फिर 30% पर काम किया जाएगा और 10% पर उतना ही टाइम दे। अगर आपको लग रहा है कि इस पार्ट को लीव करने से काम चल जाएगा तो उसे छोड़ दीजिए। 100% के पीछे ना भागे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर मैं 100 में से 100 नंबर लेकर आऊंगा। जब आप ये सोचने लग जाओगे ना, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आप वहां पर गलत कर दें। बहुत सारे, जब अगर आप बोर्ड एग्जाम देखते हैं या फिर आप सेमेस्टर एग्जाम देखते हैं, तो वहां पर आप ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे पूरा पेपर करना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जहां पर पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता। कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहां पर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है, लाइक 90% प्लस पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो ये एग्जाम तो एग्जाम वेरी करता है। अगर आपने एक ऐसा एग्जाम सेलेक्ट किया जहां पर आपको सिर्फ 50 से 60% मार्क्स लेकर आने हैं, तो फिर आप 100% के ऊपर फोकस ना करें। लेकिन अगर आप ऐसा एग्जाम सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें टेक्निकल के अंदर आपको 70 से 80% पार्ट लेकर आना है, 80% पोर्शन आपको सही करना है, या फिर 80% तक आपकी कट ऑफ जा रही है, तो फिर आपको 100% पोर्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद में जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम है उसकी कट ऑफ क्या जा रही है। अगर आपको ये पता होगा कि कट ऑफ क्या जा रही है, तो आपको पता रहेगा कि जो सिलेबस हमें दिया गया है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। क्या पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा? मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर आपकी कट ऑफ बहुत अच्छी जा रही है तो आप पूरे सिलेबस के ऊपर फोकस कीजिए। लेकिन अगर कट ऑफ आपकी 30 से 40% है या 50% है, तो फिर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक आध सब्जेक्ट आप छोड़ भी सकते हैं अगर कट ऑफ काफी कम जाती है आपके एग्जाम की। सर कैसे पता चलेगा कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन के साथ में हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, जरूरी है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम आप अपनी प्रिपरेशन को जरूर चेक करें। इस प्रिपरेशन को चेक करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपको आपके साथ जो बाकी स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ कंपटीशन में आना पड़ेगा, और जब आप उनके साथ कंपटीशन में आएंगे तभी आपको एग्जैक्ट सिनेरियो समझ में आएगा कि आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं। अगर ये बात आप समझ जाएंगे कि अभी मैं क्वालिफाई कर रहा हूं या फिर अभी मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा हूं, तो वहां पर क्या गलतियां हो रही है, उनको कैसे इंप्रूव किया जाएगा, इन सब पॉइंट्स के ऊपर आप काम कर पाएंगे। तो जरूरी है टेस्ट सीरीज दीजिए टाइम टू टाइम, और उसके बाद में उसमें जो गलतियां हो रही है उन गलतियों के ऊपर काम कीजिए। सर टेस्ट सीरीज कैसी होनी चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज के अंदर जाएं जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देखने को मिले, ताकि लेट सपोज अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट में आपको बता रहा हूं, अगर वो पढ़ रहे हैं और आपने वो पूरा पढ़ लिया, तो आप उसका इंडिविजुअल टेस्ट दे सके, जिससे आपको पता चले कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो कितना अच्छा प्रिपेयर हुआ है, उसमें क्या कमी रह गई है, अगर कमी रह गई है तो किस चैप्टर में कमी रह रही है, उसके ऊपर सही समय पर काम किया जा सके। अगर आप फुल लेंथ पेपर फ्रॉम द बिगिनिंग देना स्टार्ट कर देंगे तो आपको यह समझ नहीं आएगा कि कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है और कहां पर दिक्कत आ रही है। तो टेस्ट सीरीज हमेशा ऐसी ज्वाइन कीजिए जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देखने को मिले और आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हमें समस्या आ रही है। अब एक आखिरी पॉइंट मैं आपको बताता हूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीजों पर आपको काम करनी पड़ेगी। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, सेकंड पॉइंट एक्यूरेसी, और थर्ड पॉइंट आएगा आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन के अंदर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। बहुत सी बार जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, हमने देखा है कि स्टूडेंट कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, पहुंचते हैं 2 दिन 4 दिन बहुत मोटिवेशन के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, लेकिन उसके बाद में उनका मोटिवेशन, उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। प्रॉब्लम यही आती है क्योंकि आपको कंसिस्टेंट होने की आदत नहीं है। आप किसी भी काम को स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी से करते हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका मोटिवेशन और आपके जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपने मोटिवेशन को, अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी कम ना होने दें। आप वहां पर अपनी कंसिस्टेंसी को कभी भी गिरना ना दें। कंसिस्टेंसी आप हमेशा अच्छी रखें, लाइक कंसिस्टेंसी हमेशा बनाकर रखें। आपको लगता है कि यार मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूं, मैं 1 वीक का या 1 दिन का ब्रेक ले लेता हूं, तो जब आपको ऐसा लगता है तो आप सोचिए कि ये ब्रेक में 10 से 12 दिन, मतलब उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी लगातार बनी रहेगी। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्यूरेसी। आपको समझना होगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका है उसमें सिली मिस्टेक्स कम से कम हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी एक्यूरेसी इतनी खराब है कि आप 60% पेपर करके आ रहे हैं और आपके 20% मार्क्स आ रहे हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग प्रिपरेशन के दौरान ही आपको ये सब चीजें देखनी है
कि सर अगर मैं किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं तो उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आज मेरी एक्यूरेसी कितनी है और 1 महीने बाद मेरी एक्यूरेसी कितनी है, तो उस एक्यूरेसी को डे बाय डे आप इंक्रीज करते जाए। सो अगर कंसिस्टेंसी आपकी अच्छी है और एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट है तो तीसरा फैक्टर आता है आपके पास में टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये काम आएगा आपका जब आप एग्जाम देंगे। लेकिन इन चीजों पर अगर आप फ्रॉम द बिगिनिंग काम करेंगे तभी आप एंड मोमेंट पर जब आपका पेपर होगा वहां इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो शुरू से ही आप अपने टाइम मैनेजमेंट को, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका है उसको इस तरीके से मैनेज करके रखिए जिससे कि जो आपका एग्जाम ड्यूरेशन है उसके अंदर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एग्जाम दे रहे हैं जिसके अंदर 2 घंटे में 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो शुरू से ही आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको पता चले कि कैसे 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अगर शुरू से आपने इस पॉइंट पर काम नहीं किया तो जब एग्जाम का दिन आएगा उस दिन आपको वहां पर टाइम की बहुत ज्यादा कमी लगने वाली है। और इन पॉइंट्स से अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर शुरू से काम नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है। तो ये वो पॉइंट्स है जिनके ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आप इस सेशन को पसंद कर रहे हैं तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में। ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.